नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस वीडियो में पूरे पाठ को पढ़ाया जाएगा। तो शुरू करते हैं कि पदार्थ क्या है। ऐसा कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। ऐसा कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा से कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, पदार्थ के उदाहरण जैसे जल है, हवा है, लोहा, लकड़ी, पेड़ पौधे इत्यादि, ये सब क्या हैं? पदार्थ है, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। अब यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट का थोड़ा सा क्रिस्टल लेंगे और पानी में मिलाएंगे तो पूरा पानी रंगीन हो जाएगा। और उस रंगीन पानी में से भी थोड़ा सा पानी निकाल कर दूसरे पानी में अधिक मात्रा मिलाएंगे तो फिर आपको रंगीन ही प्राप्त होगा। तो इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट कितने बड़े पानी को रंगीन कर सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो पदार्थ है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जो हमारी कल्पना के परे है। अब देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। इन कणों के, जो पदार्थ के कण हैं, इनके गुण क्या हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। पदार्थ के कणों के निम्न अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। पदार्थ के कणों के निम्न अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है। नमक, चीनी या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। हम नमक ले लें, चीनी ले लें या पोटेशियम परमैंगनेट ले लें और उसको पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा? वो उसी में वितरित हो जाता, घुल जाता है, पानी का तल नहीं ऊपर उठता है। इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त खाली स्थान होता है। अब देखिए पदार्थ के कण का दूसरा गुण, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। उनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं तो कणों की जो वेग है वह बढ़ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब जब तापमान बढ़ाएंगे कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब देखिए अगला, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक दूसरे से बांधे रखता है। यह बल कणों को एक दूसरे से क्या करता है? बांधे रखता है, जिसे आकर्षण बल कहते हैं। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। इस आकर्षण बल का जो सामर्थ्य है, यदि पदार्थ बदल गया तो आकर्षण बल भी बदल जाता है। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। तो देखिए पहली अवस्था ठोस अवस्था। ऐसा पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। ये आपके सामने रबर है।
इसका आकार तथा आयतन दोनों क्या है, निश्चित है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जिनके आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। वाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। वाह्य बल यदि लगाएं तो ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। जैसे ये पेन है, इस पर यदि वाह्य बल लगाएं तो ये अपने आकार को क्या है, बनाए रखता है। इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए दूसरी अवस्था, द्रव अवस्था। ऐसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है। ऐसा पदार्थ जिसका आयतन क्या हो, निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रवों में बहाव होता है, द्रवों में फ्लोइंग होता है, बहाव होता है एवं इनका आकार बदलता रहता है। इसी कारण इनका आकार क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे मान लेते हैं 5 लीटर हम जल लेते हैं और किसी बाल्टी में रख देते तो बाल्टी के आकार का लगे, एक बड़े टब में रख देते हैं टब का आकार ले लेगा। तो ये क्या है, क्योंकि इसका आकार बदलता रहता है, ये फ्लोइंग होता है, बहाव होता है, इसी कारण इसका आकार क्या होता है, बदलता रहता है। अब देखिए गैसीय अवस्था है। गैस का आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस का आकार तथा आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। अनिश्चित होता है अर्थात इसमें कोई निश्चितता नहीं होती। गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, गैसों को आसानी से हम दबा सकते हैं। इनका विसरण तीव्रता से होता है, इनका विसरण तीव्रता से होता है। यदि 2-3 गैस ले लें, इनको छोड़ दें तो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे, विसरित हो जाएंगे। तो इनका विसरण तीव्रता से होता है। अब देखिए पदार्थ की अवस्था में तापमान का प्रभाव। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में तापमान का प्रभाव। ठोस का तापमान बढ़ने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोस का तापमान बढ़ने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा द्वारा दी गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ देती है। ठोस का तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा द्वारा दी गई ऊर्जा कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है तोड़ देती है, जो एक दूसरे को बांधे रखता है उस बल को तोड़ देती है। इस कारण कण अपना नियत स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। यदि उनकी गतिज ऊर्जा अधिक है तो अपना स्थान छोड़ देते हैं और स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं, अर्थात ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ठोस क्या होता है, पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। अब देखिए गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह तापमान ठोस का गलनांक कहलाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह तापमान ठोस का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ़ है, इसको हम ऊष्मा देंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा। तो बर्फ़ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। यदि इसे केल्विन में देखेंगे तो 273.15 केल्विन होता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। गुप्त ऊष्मा, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए, कांस्टेंट रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हम बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ को ले लेते हैं और इसको ऊष्मा देते हैं। इसको क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं और ये किस में बदल जाता है, जल में बदल जाता है। और कितने डिग्री सेल्सियस पर,
0 डिग्री सेल्सियस पर। हम ऊष्मा की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो ताप है, टेम्परेचर है, वो जो 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हो रहा है। और इस दौरान हो क्या रहा है, बर्फ़ जो कि ठोस अवस्था में है, जल जो कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर क्या है, स्थिर है। तो ये ऊष्मा जा कहाँ रही है, ये ऊष्मा जा कहाँ रही है? तो ऊष्मा जा कहाँ रही है, क्योंकि ठोस बर्फ के अणु के बीच जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में खर्च हो जा रही है, यानी कार्य करने में खर्च हो जा रहा है। इसी कारण पदार्थ का जो टेम्परेचर है, ताप है, वो नहीं बढ़ पाता है, और लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में वह ऊर्जा खर्च हो जाती है। इसी कारण उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, स्थिर रहता है, लेकिन अवस्था परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कार्य किया जा रहा है। अब देखिए अगला पॉइंट, क्वथनांक। कोई पदार्थ जिस न्यूनतम तापमान पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। कोई पदार्थ जिस न्यूनतम तापमान पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल को ही ले लेते हैं, जल को यदि हम ऊष्मा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, जिस पर ये जल किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वाष्प में। यानी जल जो है, जो द्रव अवस्था में है, वाष्प किस अवस्था में, गैस अवस्था में। तो ये जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ये जल का क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। अब देखिए संघनन क्या होता है। जब किसी पदार्थ का वाष्प ठंडा होकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जब किसी पदार्थ का वाष्प ठंडा होकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जाड़ों की रात में जब तापमान कम होता है तो ओस पड़ता है, तो ओस किस कारण बनता है, ये संघनन की प्रक्रिया के कारण ही। क्योंकि जल के जो वाष्प होते हैं वायुमंडल में, वातावरण में तापमान गिरने से क्या होते हैं, संघनित हो जाते, कंडेंस हो जाते हैं, और बूंदों के रूप पर पेड़ पत्तियों के पौधों पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो ओस का बनना क्या है, संघनन की प्रक्रिया है। अब देखते हैं ऊर्ध्वपातन क्या है। जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में बदलता है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में बदलता है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, नौसादर, जिसे अमोनियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, इत्यादि को गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाते हैं। यदि हम कपूर को गर्म करें, जलाएं, तो ये सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है। तो ये जो बदलने की प्रक्रिया है ठोस से सीधे गैस में, वह क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। अब देखिए निक्षेपण क्या होता है। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का विपरीत होता है। जैसे कपूर के वाष्प को ठंडा करने पर सीधे ठोस कपूर प्राप्त होता है। यहाँ कपूर क्या है, यदि उसको गर्म करेंगे तो सीधे गैस में बदल जाएगा। उसी की ठीक विपरीत प्रक्रिया क्या कहलाती है, निक्षेपण कहलाती है। अब देखिए पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में दाब का प्रभाव। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में दाब का प्रभाव। अभी तक हम लोग ताप का प्रभाव पढ़ रहे थे, जिसमें तमाम पॉइंट बताया गया आपको। किसी सिलेंडर में गैस लेकर उसका तापमान घटाते हुए उसे संपीड़ित करें तो गैस द्रव में बदल जाती है, अर्थात दाब बढ़ाने पर गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है। किसी सिलेंडर में गैस लेकर उसका तापमान घटाते हुए उसे संपीड़ित करें, यानी दबाएं,
तो द्रव में बदल जाती है, अर्थात दाब बढ़ाने पर गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस तापमान एवं दाब के द्वारा तय होती हैं। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना है, वह तापमान एवं दाब के द्वारा भी तय होती हैं। वाष्पीकरण। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, सदैव गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं, निरंतर चलते रहते हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों की सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। द्रवों की सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा हो जाती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात गैस अवस्था में चले जाते हैं। तब देखिए वाष्पीकरण कम शब्दों में किस प्रकार परिभाषित हो सकता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखिए जल को यदि हम ऊष्मा दें तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदल जाएगा। यानी द्रव, जल क्या है, द्रव अवस्था में, वाष्प गैस अवस्था। यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलेगा। लेकिन इसी जल को हम किसी बर्तन में रख दें तो टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं है, कम, उससे कम भी है, तो धीरे धीरे वाष्प में बदल जाएगा। ऐसा क्यों? तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी वह वाष्पीकरण कहलाएगी। ये वाष्पीकरण के कारण होता है। वाष्पीकरण के कारण क्यों होता है? क्योंकि उसके सतह पर जो कण होते हैं, जल के या द्रव की सतह पर जो कण होते हैं, उनकी एनर्जी लेवल, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो अपने पृष्ठ को छोड़कर चले जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, यानी वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो प्रत्येक टेम्परेचर, प्रत्येक ताप पर होती है। ये नहीं कि क्वथनांक पर ही होता, वो प्रत्येक ताप पर लगातार होता रहता है। अब देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है, कारण कौन है? सतह का क्षेत्रफल। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे हम पानी को ले लेते हैं, जल को ले लेते हैं, एक बाल्टी में रखते हैं और उतने ही जल को यदि हम किसी बड़े थाली नुमा बर्तन में रखें तो जो थाली में पानी रहेगा उसका वाष्पीकरण तेज़ी से होगा, जो बाल्टी में रहेगा उसका वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। यदि क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे द्रव का तो वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ती जाएगी। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर द्रव के अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। ये जानते हैं कि तापमान बढ़ने पर द्रव के अधिकतम कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाएंगी और वो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगी। यानी तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी वायु में जो उपस्थित जल वाष्प के कण होते हैं उनकी मात्रा को ही हम आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास के
वायु वातावरण में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, यानी आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घट जाती है। अब देखिए वायु की गति का वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, अर्थात वाष्पीकरण की गति बढ़ जाती है। जब तेज हवा चलती है तो जो जल वाष्प के कण होते हैं वो हवा के साथ वातावरण में उड़ जाते हैं और इस कारण वाष्पीकरण की दर जो होती है वो बढ़ जाती है। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण, ये रेखा चित्र के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि गलन क्या होता है, जमना क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो वह प्रक्रिया गलन कहलाती है। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, गलन। और जब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में पदार्थ बदल रहा है तो वह प्रक्रिया जमना कहलाती है। और जब पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है तो ये प्रक्रिया क्या होती है, वाष्पीकरण। ठीक इसके विपरीत जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होता है, बदलता है, परिवर्तित होता है तो संघनन कहलाती है। और जब कोई पदार्थ सीधे ठोस से गैस में बदलती है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर है, जलाएंगे तो सीधे ठोस से गैस में बदल जाएगी। ठीक इसके विपरीत गैस से ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती, निक्षेपण कहलाती है। तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि गलन, जमना, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण प्रक्रियाएं क्या होती हैं। अब देखिए वाष्पीकरण के कारण शीतलता, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे प्राप्त होती है ये देखिए वीडियो में। वाष्पीकरण के कारण शीतलता, खुले बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। खुले बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है, यानी सतह खुला है द्रव का तो निरंतर लगातार वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा, यानी वाष्पीकरण के कारण जो ऊर्जा कम होती है उसे पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। जैसे द्रव के सतह के जो कण होते हैं वो वाष्पीकरण के कारण चले जाते हैं वायुमंडल में, और उसके नीचे के जो कण होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। तो जब उनकी ऊर्जा घट जाएगी तो अपने वातावरण के आसपास से ऊर्जा वो क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे। इस कारण आसपास का जो टेम्परेचर, तापमान रहेगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसके कारण शीतलता आती है। इसी के कारण शीतलता आती है। तो यही कारण है कि जब वाष्पीकरण होता है तो जो वाष्पीकृत कण हो जाते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, वो आसमान में चले जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं। तो जो बचे रहते हैं उस बर्तन में कण, उनकी ऊर्जा घटती है तो अगल बगल से, पास पड़ोस से क्या होती है, अपना वो ले लेते हैं ऊर्जा, और अगल बगल का जो वातावरण होता है ठंडा हो जाता है। जैसे पानी यदि हम छिड़केंगे तो ठंडा हो जाता है। कारण क्या है, हम छिड़केंगे तो वो जो कण रहता वाष्पीकृत होता है वो ऊर्जा ले लेता अगल बगल से और चला जाता है वायुमंडल में, और हमें शीतलता का अनुभव होता है। नमस्कार।